अमरीश जी, आपको क्या लग रहा है कि अब ट्रम्प का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें कि 10-15 दिन का अंतिम समय दे रहा हूं, लास्ट विंडो उन्होंने दी है 15 दिन की। क्या आपको लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते में ये जंग अब शुरू होने वाली है? देखिए दीपक जी, एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि ये भी एक फरेब है। ये जो 15 ओके, दिन का उन्होंने, जी, मतलब ये भी 15 छल है दिन कि का जो, 15 दिन बाद। बिल्कुल ये फरेब है। ये एनालिस्ट कह रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके क्रेडिट, यानी जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन और जो थोड़ा रेडिकल जर्नल्स हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि फ्राइडे से लेके संडे के बीच, संडे रात यानी ईरान की सुबह होगी, तो उस तक, उसके बीच में स्ट्राइक हो जाएगी, क्योंकि ट्यूसडे को ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होना है, जिसमें ट्रंप को क्लेम करना है कि उसने स्ट्राइक की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की, जो हम लोग एक मैसिव अटैक सोच रहे थे, उसके बजाय अभी ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक्स करेगा, क्योंकि उसको ओके, ये ये देखना है कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या आता है। ताजमी साहब, अमरीश जी कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक बजाय 15 दिन के और पहले हो सकती है, और एक तरह की ये स्ट्रैटेजी है कि 15 दिन का टाइम दो और 2 दिन में स्ट्राइक कर दो। क्या आपको लगता है कि इस तरह का अमेरिका छल एक तरह का धोखा कर सकता है? ये हमला धोखे से हो सकता है? जी हाँ, यकीनी तौर पर अमेरिका अब से पहले भी धोखा देता रहा है। पहले भी जून में जब हमला हुआ था तब भी बातचीत हो रही थी और अचानक बातचीत के दौर से एक दिन पहले हमला किया था। तो ये इसमें बहुत ज्यादा मुझे इम्कान लगते हैं कि जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं वो सही हो। चूंकि मैं ये देख रहा था, जॉर्ज गैलोवे जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही यकीन के साथ कल ये बात कही है कि बहुत जल्दी जंग शुरू हो सकती है। उनके पास ऐसी सोर्सेज हैं। मेरे शाइमर कह रहे हैं कि सिर्फ इजराइल, सिर्फ नेतन्याहू ही जंग चाह रहे हैं, ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे, उनके मुताबिक ना रूस और चीन चाह रहे। तो इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका को जंग में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल, जिसमें हो सकता है वो कामयाब हो जाए। ओके, हो सकता है दोस्तों ये स्ट्राइक जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की घेराबंदी है, तकरीबन 550 फाइटर जेट्स इस वक्त यूरोप के अलग अलग बेसिस पे खड़े हुए हैं, और इसके अलावा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी गल्फ ऑफ ओमान में स्टेशन है। इसके अलावा जो यूएसएस जॉर्ज बुश, एक और बड़ा जंगी जहाज़, वो भी अब धीरे धीरे ईरान की तरफ पहुंच रहा है, समंदर की तरफ पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बात करना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सब सब दोस्त भी जानना चाहेंगे। अ, अगर ये स्मॉल स्ट्राइक्स होती, मतलब आप कह सकते हैं टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं 1 या 2 दिन की, अगर वो ट्रम्प करते हैं, क्या ईरान पूरा मुंह तोड़ जवाब देगा? मैं ये जानना चाह रहा था कि ईरान का, अमरीश भाई, रिटेलिएशन क्या होगा, पलटवार क्या, उसका स्केल क्या होगा? देखिए, उसमें दीपक जी दो बातें हैं। एक तो जो रियलिस्टिकली अगर बात की जाए, अब होने को ईरान के पास बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं, तो उन सरप्राइजेस में से अगर एकदम से ईरान ने कुछ नई जगह से स्ट्राइक कर दिया जहां अमेरिका ने सोचा ही नहीं था, तो वो उस पर पूरा अमेरिका का गेम खराब हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, अमेरिका इजराइल, ये लोग सोच रहे हैं, इनको पता है कि ईरान का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, एंट्रेंच्ड है, और लंबी लड़ाई होगी, इतना आसानी से नहीं होगी। लेकिन वो इस पे काउंट कर रहे हैं कि इनिशियल जो 1-2 स्ट्राइक होंगी, उनका जो जवाब ईरान को देना था, उसको वो जाम कर देंगे टेम्पोरली, और उसमें ये मौका मिल जाएगा उनको प्रोपेगेंडा करने का कि देखो ईरान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। ये इनकी इनकी सोच है। अब ये जी, देखिए, एक ऐसा गेम है, ये हम उस डेंजर जोन में एंटर कर रहे हैं या ग्रे जोन में एंटर कर रहे हैं, जहां पर वाकई युद्ध के डिसीजंस पल पल में लिए जाते हैं, और पल पल में जो पूरी स्थितियां हैं वो तय होती है। लेकिन जो ये लोग कहीं ना कहीं गलती जो है इसराइल अमेरिका की, मैं जो सोच रहा हूँ, जून वाली गलती कर रहे हैं ये। इन्होंने सोचा, और उस बार तो 2 दिन तक पूरी एयर सुपेरियोरिटी थी इसराइल की, क्योंकि वाकई ईरान के एयर डिफेंसेस तैयार नहीं थे। और इस बार तो तैयार हैं। तो इस बार ये लोग जो सोच रहे हैं कि अगर हमने एक जगह मार दिया, दूसरी जगह रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा, वो नहीं हुआ तो, और ईरान ने ओके। एक साथ हमला कर दिया बहुत सारी जगह तब। तो क्या अमरीश जी, आपको लगता है ये जंग, अगर आप कह रहे हैं कि हो सकता है शुरू में इनिशियली 1-2 दिन ईरान डिले करे, लेकिन बाद में अगर ईरान जवाब देता है
और जंग जो है फिर आगे बढ़ती है, तो क्या ये फिर से 10-12 दिन की आपको जंग लग रही है जो पिछले साल हुआ था, या इस बार जंग भयानक है, लंबी खींचेगी अमरीश जी? जंग तो दीपक जी बहुत बहुत लंबी खींचेगी, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर अमेरिका करता है, ईरान रिस्पॉन्ड करता है, और अगर ईरान का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त हुआ तो फिर उसको भी अमेरिका कैपिटलाइज करेगा। फिर कुछ समय तक अमेरिका इजराइल भी रुक जाएगा और उसको कैपिटलाइज करेगा कि देखो इतने लोग हमारे मार दिए, इतने लोग उधर ईरान, जो हम मतलब जैसे ईरान की जो पाकिस्तान लोग हैं या पूरा जो एक ग्लोबल साउथ है, वो ये कहेगा कि अमेरिका ने स्ट्राइक की तो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। ये तो जैसे जैसे वॉर चलेगी वैसे वैसे पॉलिटिकल बैटल चलेगी, वैसे वैसे डिप्लोमेसी भी चलेगी साथ साथ। ये अजीब ये खास इसका कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है, जटिल डायमेंशन, तीनों चीजें साथ चलेंगी। बड़ी बात अमरीश जी दोस्तों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें कई उसके जो है आप कह सकते हैं पहलू हैं। इसमें राजनीति भी होगी, इसमें कूटनीति भी होगी, इसमें युद्ध भी होगा, और इसमें एक दूसरे के प्रति छल और हर तरह का फरेब भी चलेगा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन आपको क्या लगता है काजमी साहब, आपने तो कई जंग कवर करी हैं, आपने तो मुझे याद आ रहा है इराक और जो ईरान में जंग हुई थी वो भी आपने कवर करी आज से कई बरस पहले। मुझे ये बताइए कि क्या ईरान की तैयारी है, ईरान सस्टेन कर सकता है? मान लीजिए जंग 1.5 महीने 2 महीने खिंचती है, तो क्या इतना गोला बारूद मिसाइलें ईरान के पास हैं कि वो जवाब दे सके इसराइल को, अमेरिका को? यकीनी तौर पर ईरान बड़ा मुल्क है, उसने जमीन के नीचे बहुत से मिसाइल सिटीज बनाए हुए हैं, बहुत बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी है। उनके कमांडर का अभी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक साथ 2000 मिसाइल मारेंगे टारगेट्स पर, जो इजराइल पर भी होंगी, जो अमरीकी बेसिस पर भी होंगी। वो इस पहले क्षण की, पहले लम्हे की बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या क्या, जबकि इजराइल में सिर्फ ये अटकल लगाई जा रही थी कि इनके पास तो 2000 मिसाइलें हैं, 2000 एक बार चलाने के लिए हैं, पूरे स्टॉक की बात नहीं हो रही है। इसलिए उनकी तैयारी बहुत लंबी जंग की है, ये सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था अमरीश जी, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जंग होगी, लंबी होगी। जहाँ तक गोला बारूद की बात है तो ईरान एक ऐसा दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ ज़मीन के नीचे मिसाइल सिटीज़ बनी हुई हैं। इतना ज़बरदस्त पैमाने पर ज़ख़ीरा है मिसाइलों का, हज़ारों हज़ार मिसाइल है। तो ये 1.5 महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीना चले, ईरान इस जंग को वियतनाम वॉर की तरह मुद्दत तक खींच सकता है, ये वो बोल रहे हैं काज़मी साहब। अमरीश जी क्या लगता है आपको कि अगर ये जंग लंबी चली, मान लीजिए 3 महीना 4 महीना, तो क्या अमेरिका और चाइना इनडायरेक्टली आएंगे? इनडायरेक्टली का मतलब है कि साजो सामान, लॉजिस्टिक हेल्प, टेक्निकल हेल्प, सैटेलाइट, ये सारी मदद चाइना करेगा, या चाइना और रशिया सामने आके जंग लड़ भी सकता है? देखिए, इसमें सामने आके जंग लड़ने की ज्यादा संभावना है। वियतनाम वॉर के समय एक यूएसएसआर ब्लॉक था, एक अमेरिकन ब्लॉक था और एक चाइना था। तो यूएसएसआर और चाइना ने वियतनाम की एक मदद की, 10 करी साल पर्दे मदद के की पीछे उन्होंने। से। हाँ, पर्दे के पीछे से। लेकिन वो जियोपॉलिटिकल वॉर जो अभी चल रही है वो तब नहीं थी, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड हो गई है, अमेरिका के कोलैप्स होने का डर है, इजराइल जो है उसका वजूद संकट में है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड, बिल्कुल एक दुनिया ऐसे मुहाने पे खड़ी है कि मल्टीपोलैरिटी, जरा सा एक अमेरिका को, थोड़ा सा भी अमेरिका को कोई झुका दे तो तुरंत मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आ जाएगा, डॉलर की हेजेमनी खत्म हो जाएगी। ये स्थिति आ चुकी है। तो उसमें रशिया चाइना खुल के सामने आएंगे। ओके, अमरीश जी कह रहे हैं कि रशिया चाइना चाहते हैं कि अगर ईरान थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर एक झटका दे दे इस वक्त अमेरिका को, तो अमेरिका की जो दादागिरी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है और दुनिया जो है एक बार फिर से खुल जाएगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, कई ताकतें इकट्ठा सामने आएंगी। काज़मी भाई, एक बात और आ रही है सामने, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिका, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, वहाँ पर जो उसके एयर बेस हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो क्या ये बात सही है कि सऊदी अरब हो या कतर हो, इन्होंने अमेरिका से कह दिया है
कि भाई हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे, आप हमारी ज़मीन से कोई टेक ऑफ फाइटर जेट नहीं होगा, हमारी ज़मीन से कोई मिसाइल ईरान पर नहीं दागी जाएगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार सऊदी अरब, कतर और ये जो मुल्क हैं जहां बादशाहत है, ये अंदर ही अंदर ईरान को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ, ये ईरान को सपोर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है जो वो कर सकते हैं। अब से पहले ईरान इस बात को डिप्लोमेसी के जरिए करता रहा है कि हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, बस आप उनकी मदद करना बंद कर दो जो हमारे दुश्मन है। तो उस लाइन पर अरब मुल्क इस वक्त चल रहे हैं और उन्होंने अलग अलग मौके पर, आप कल भी सऊदी अरब के और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है और वो ताजा सूरत हाल जो है उस पर बाकायदा उनका जो जो बातचीत हो रही है उसकी डिटेल ब्रीफ की है अब्बास अरागची ने, और जो कुछ ताजा सूरत हाल है उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो ये, और अब मुझे याद है कुछ महीने पहले मोहम्मद बिन सलमान के दूसरे भाई जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए थे खास एक पैगाम लेकर के किंग सलमान का आयतुल्लाह खामेनेई के लिए। तो वो कोई छोटी सतह पर बात नहीं थी, वो सबसे ऊंची सतह पर बात थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जो चीन ने कराई थी सऊदी अरब और ईरान के बीच में, वो अंदर अंदर मैच्योर हो रही है और उसका असर अब नजर आ रहा है। उससे अमेरिका और इजराइल इस इलाके में कमजोर पड़ रहे हैं, उस पर जरूर असर पड़ेगा अगर जंग शुरू होती है। पुराने साथी या आप कह सकते हैं जो बिजनेस पार्टनर हैं अमेरिका के, सऊदी अरब, कतर या फिर कुवैत जैसे मुल्क, ये इस बार हो सकता है, बात सिर्फ रमज़ान के महीने की नहीं है, बात जियोपॉलिटिक्स की है या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की है, जहां सऊदी अरब, कुवैत, ओमान इस तरह के मुल्क अमेरिका के साथ नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि बिजनेस से कहीं ज़्यादा जो एक इमोशंस हैं वो डिसाइसिव हो सकते हैं इस बार अरब मुल्कों के लिए। एक आखिरी सवाल अमरीश भाई, आपको क्या लग रहा है कि वॉर वाकई इमिनेंट है, युद्ध होके ही रहेगा? कोई ऐसा चांस आपको नहीं दिख रहा, कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही जहां ये जंग रुक जाए और ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील या जो भी बैलिस्टिक डील है उस पर साइन करके कहे कि भाई ठीक है, हमने यहाँ पर डील स्ट्राइक हो गई और अब जंग नहीं होगी? क्या जंग रुकने का आपको कोई 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 उम्मीद दिख रही है आपको? देखिए, वॉर इज नॉट जस्ट इमिनेंट, इट इज इनएविटेबल। अभी जो सिचुएशन बन गई है उसमें जो जुइश लॉबी है वो हावी हो गई है, ये बात साफ दिख रही है। और ट्रम्प जो है वो गाजा पीस प्लान भी उनका फिक्स हो गया, मतलब कुछ उसका एक माहौल नहीं बन पाया, तो ट्रम्प अपनी कोई लाइन अलग ले नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, बात यहां पर ये हो रही है कि जैसे मैंने पहले कहा, वॉर चलेगी लेकिन डिप्लोमेसी खत्म नहीं होगी। ये कोई ना समझे कि डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी। आज ही अब्बास अरागची का एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है और यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पे अमेरिका ने जोर नहीं दिया, कुछ इकोनॉमिक पैकेज पे बात चल रही है। तो इस तरह की बातें दोनों तरफ, दोनों साइड्स को सूट करती, क्योंकि इसमें भी एक पॉलिटिक्स है और इसमें भी जंग के बीच में जो ये सब होगा ये भी जंग के कोर्स को निर्धारित करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो दीपक जी, इसको मैं सम अप कर दूं कि वॉर इज नॉट डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी इज वॉर। जी जी, अमरीश जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि ये जंग अब इस स्टेज पर आके रुके, क्योंकि दोनों तरफ से इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं आगे बढ़ चुके हैं, ट्रम्प भी आगे बढ़ चुके हैं, ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। दोस्तों आप कल्पना करिए कि 550 फाइटर जेट्स, 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इसके अलावा तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट जहाज, चारों तरफ आप कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ, यूरोप के चारों तरफ ईरान को घेर रखा है इस वक्त। ऐसी स्थिति में जंग के बादल मंडरा रहे हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जंग तो होकर ही रहेगी। सिर्फ ये देखना है कि क्या ये जंग लंबी खिंचती है, और अगर लंबी खिंचती है तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमरीश जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।